सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रोहनिया में सभा को संबोधित कर रहे हैं। जब भारत दुनिया में विश्व गुरु के नाम से पहचाना जाता था, भारत को दुनिया विश्व गुरु के रूप में देखती थी, उस समय बनारस को हिंदुस्तान राष्ट्र गुरु के रूप में देखता था। ये काशी क्षेत्र है बनारस, उसकी पहचान राष्ट्र गुरु की थी। क्या भाइयों बहनों, ये गौरव वापस नहीं आ सकता है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस दिशा में ठोस कदम उठाए थे, लेकिन 60 साल की आजादी के बाद राजनीतिक उठापटक के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये राष्ट्र गुरु का काम करने के लिए, बनारस को तैयार करने के लिए जो बड़ा बीड़ा उठाया था, उसमें बहुत रुकावट आई है। मैं फिर से एक बार उस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बनारस को तैयार करने के लिए जो बड़ा बीड़ा उठाया था, उसमें बहुत रुकावट आई है। मैं फिर से एक बार उस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। फिर से एक बार मेरा बनारस राष्ट्र गुरु की स्थिति को प्राप्त करे, ज्ञान का धाम बने, ज्ञान और विज्ञान की भूमि बने, दुनिया भर के लोगों को ज्ञान उपार्जन के लिए अगर कोई नाम सुनाई दे तो बनारस सुनाई दे, काशी सुनाई दे। ये काम मैं करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में सूरत की शिल्प उद्योग की साड़ी की चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में सूरत के हैंडलूम की भी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये पूरा व्यवसाय सूरत में बनारस के लोगों ने ला करके दिया हुआ। बनारस के मेरे बुनकर परिवार आज से कई वर्षों पहले सूरत में आए और उन्होंने यहां जो कला उनके पास थी, जो कौशल्य था, वो उन्होंने सूरत वालों को सिखाया था। और आज भी सूरत में एक बनारस मोहल्ला है, इलाका है, जिसका नाम बनारस है। भाइयों बहनों, मैं सोचता हूं अगर बनारस के बुनकर सूरत में आकर के इतनी बड़ी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, गुजरात इतनी बड़ी दुनिया खड़ी करने के लिए अवसर दे सकता है, तो भाइयों बहनों, बनारस और काशी के क्षेत्र में बुनकरों का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों? ये मेरा कालीन का काम, ये हैंडलूम का काम, ये साड़ी का काम, सारे दुनिया में बनारस का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? मुट्ठी पर लोग बनारस से आकर के सूरत का डंका बजा सकते हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो बनारस का भी डंका बजा सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? सिर्फ आने और जाने से नहीं होता है। कोई नरेंद्र मोदी लगता है जो सूरत में जान भर दे, अब वो आकर के बनारस में जान भर दे, बनारस की जिंदगी बदल सकता है। भाइयों बहनों, ये हमारे पूरे व्यवसाय की आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का माहौल है। हाथ से बुनी हुई चीजें दुनिया में बहुत बड़ी मूल्यवान चीजें बन गई हैं। उसका सही ब्रांडिंग होना चाहिए, सही मॉडर्न डिजाइनिंग होना चाहिए, सही दिशा में जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर बन देंगे, मेरे बनारस के बुनकर भाइयों बहनों, आप भरोसा कीजिए, 1 साल के भीतर मैं आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा, दुनिया के बाजार में आपका डंका बजा दूंगा। और ये मैं जब कहता हूं, मेरे अनुभव से कहता हूं। मेरे गुजरात के लोग पतंग के बड़े शौकीन हैं, हम लोग पतंग बहुत उड़ाते हैं। और मेरे यहां जो गरीब मुसलमान परिवार है, वो ही पतंग के व्यवसाय में, वो बेचारे अपनी झुग्गी झोपड़ी में पतंग बनाते हैं, पतंग बेचते हैं और वहीं बिक जाते हैं। 2001 में मैं मुख्यमंत्री बना, फिर मैंने
एक प्रोफेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को काम दिया। मैंने कहा भाई ये पतंग बनाने वाला जो व्यवसाय है उसमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं, मुझे स्टडी करके दीजिए। चेन्नई की एक संस्था को मैंने काम दिया, उन्होंने स्टडी किया। मैंने पतंग बनाने वालों का पूरे दिन का वर्कशॉप किया, पूरा दिन में वहां बैठा। पतंग बनाना जैसी छोटी चीज, इसके लिए मोदी पूरे दिन भर उन कारीगरों के साथ बैठा, बैठ करके बारीकी से चर्चा की, चिंता की, रॉ मटेरियल कैसे बने, नई डिजाइनिंग कैसे हो, पतंग के पर एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, पतंग के लिए जो बांस की लकड़ी लगती है वो बांस की लकड़ी आसाम से लाते थे, महंगी पड़ती थी, वो गुजरात में कैसे मिले। 50 प्रकार की चीजें तैयार की और उसका परिणाम क्या आया? जो झुग्गी झोपड़ी में मेरा गरीब मुसलमान पतंग बना करके पूरे साल में मुश्किल से 30-35 करोड़ रुपए का बिजनेस करता था, आज वो मेरा भाई मुसलमान, गरीब मुसलमान पतंग का 700 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। भाइयों बहनों, अगर एक पतंग के माध्यम से गरीब की जिंदगी बदली जा सकती है, तो यहाँ की कालीन, यहाँ की साड़ी, बनारस का बुनकर, बनारस की हस्तकला, ये तो सदियों से जानी मानी है। सिर्फ उसको उंगली पकड़ कर चलाने वाला चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में टूरिज्म दुनिया का सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा कोई उद्योग है तो उसका नाम है टूरिज्म, यात्रा, प्रवास। कहते हैं दुनिया में $3 ट्रिलियन का, अरबों खरबों से भी आगे ये व्यापार काम कर रहा है। खेती 3-4% से आगे बढ़ती है, उद्योग 8-9% से आगे बढ़ते हैं, टूरिज्म 40% से ग्रोथ हो रहा है, 40%। सारी दुनिया, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया को पागल करने की ताकत मेरी काशी में है, मेरे सारनाथ में है, मेरी गंगा में है। क्यों न पूरे दुनिया के टूरिस्ट क्यों न आए? अगर शेक्सपियर को देखने के लिए लोग यूरोप में जाते हैं तो मेरे तुलसीदास को देखने के लिए दुनिया क्यों न आए? मेरे कबीर को देखने के लिए दुनिया क्यों न आए? रहीम को देखने के लिए क्यों न आए? रफ्तान को देखने के लिए क्यों न आए? भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाह की सहनाई, आज भी बिस्मिल्लाह खान की सहनाई उनकी कब्र से गूंज रही है, दुनिया को पुकारती है। ये ताकत मेरे हिंदुस्तान की है। आइए, ये दुनिया को निमंत्रण कौन देगा? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है। मैं काशी क्षेत्र को टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना चाहता था और उसके कारण दुनिया भर के लोगों को मैं और हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को जब तक भारत की आध्यात्मिक नगरी में न आए, जब तक काशी की धरती को न छुए, उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। ऐसा माहौल बनाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और भाइयों बहनों, टूरिज्म की इतनी ताकत होती है कि कम से कम लागत से ज्यादा मुनाफा वाला बिजनेस कोई है तो टूरिज्म है। कॉस्ट कम करते से गरीब व्यक्ति को भी रोजी रोटी मिलती है। अगर टूरिज्म बढ़ता है, फूल बेचने वाला भी कमाता है, प्रसाद बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, गोली चॉकलेट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है, साड़ी बेचने वाला कमाता है, कालीन बेचने वाला कमाता है, पूजा पाठ कराने वाला कमाता है। अरे भाइयों, चाय वाला भी कमाता है। गरीब से गरीब ऑटो वाला कमाएगा, रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा,
सब कमाते हैं और अच्छी खासी कमाई होती है। और इसलिए सारे दुनिया में से टूरिस्टों को लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, हमारे गुजरात के अंदर रेगिस्तान है। अगर कभी रेगिस्तान में जाने का नाम देते थे ना, अफसर लोग भी कांपते थे, अफसर लोग भी जाना नाम नहीं देते थे। एक सफेद रेगिस्तान है वहां, सफेद। भाइयों बहनों, हमने 5 साल में अमिताभ बच्चन को बुला करके ऐसा मार्केटिंग किया। आज उस रेगिस्तान को देखने के लिए, बालू देखने के लिए लोग डॉलर खर्च करके आते हैं। करोड़ों रुपए का माल बिकता है, हैंडीक्राफ्ट बिकता है। अगर बालू से पैसे कमाए जाते हैं तो भाइयों बहनों, ये तो मेरी पवित्र धरती है, हजारों साल की विरासत है। क्या कुछ नहीं है काशी के पास, दुनिया आंखी को चुका सकते हैं। ये दम मेरे में है, ये दम मेरे में है भाइयों। अब मेरे में है इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं। भाइयों बहनों, मेरा किसान लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। आप मुझे बताइए, क्या आज जय जवान जय किसान का हित सुनाई देता है? जिस देश में सेना के जवान पाकिस्तान आकर के उनके सर काट के ले जाए और उन जवानों की विधवाएं सर वापिस लेने के लिए उपवास पर बैठे हैं और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराए। कहां गया लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा? कहां गया वो जय जवान? अरे करगिल के शहीद, उनकी विधवाओं के लिए मुंबई में मकान बन रहे थे। ये सारे नेताओं ने बांट लिया। किसी नेता ने अपनी सास को दे दिया, किसी नेता ने अपनी साली को दे दिया। करगिल की विधवाओं का लूट लिया। क्या ये जय जवान है? क्या ये जय जवान है? भाइयों बहनों, उससे ज्यादा चौकन्नी बात मैं बताना चाहता हूं। देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान से लड़ाई हुई, बांग्लादेश से लड़ाई हुई, चीन से लड़ाई हुई, इतने सारे युद्ध हुए। भाइयों बहनों, आतंकवादियों से लड़े, माओवादियों से लड़े। इन सारी लड़ाइयों में जितने जवान शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, चौंक जाएंगे आप लोग। जितने जवान बांग्लादेश के समय शहीद हुए, चीन की लड़ाई में शहीद हुए, पाकिस्तान की लड़ाइयों में शहीद हुए, माओवाद से मरे, आतंकवादियों से मरे, इन सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में मेरे किसान आत्महत्या करके मरे हैं। 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जिस धरती पर लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देकर के देश के किसानों को खड़ा कर दिया था, जवानों को खड़ा कर दिया था। भाइयों बहनों, आज मां बेटे की सरकार का तो एक ही नारा है, मर जवान मर किसान। ये किसान की जिंदगी कौन बदलेगा? आज भाइयों बहनों, समर्थन मूल्य के नाम पर सरकार खुद किसानों को लूट रही है, सरकार खुद किसानों को लूट रही है। भारतीय जनता पार्टी